हेलो गाइज, रेडियोग्राफ इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूएसजी। आज से हम अल्ट्रासाउंड के बारे में स्टडी शुरू करेंगे। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आते। इवन अगर आप एम्स पीजीआई चंडीगढ़ वगैरह के एग्जाम दोगे तो वहाँ पर जो इंटरव्यू होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर के बारे में पूछे जाते हैं। रेडियोलॉजिस्ट बैठते हैं वहाँ पे और ऑब्वियसली वो इनके बारे में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन इनसे करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूएसजी के बारे में स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम साउंड के बारे में देखते हैं। साउंड या ध्वनि क्या होती है? देखो, ध्वनि हम ये एक क्या होती है, एक वेव होती है या तरंग होती है। जिस तरह से लाइट है, ये लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होती है। क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। देखो, दोनों एकदम से अलग चीज़ है, एकदम से अलग चीज़ है। ये वाला जो लाइट जो स्पेक्ट्रम है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूँ जैसे, और ये साउंड वेव, दोनों एकदम से अलग होती है। क्यों? ये ट्रांसवर्स वेव होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और जबकि साउंड वेव होती है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। ये क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल, या जो इसको हम बोले तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये क्या होती है? अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है कि लाइट वेव में क्या होता है कि लाइट वेव में जो ये तरंग संचरण की दिशा है, वे ऑफ प्रोपगेशन है, या इस दिशा में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब मूव कर रही है, संचरण कर रही है, तो जो इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा और मैग्नेटिक वेक्टर होगा, ये दोनों विद्युत और चुंबकीय सदिश दोनों ये इस तरंग संचरण दिशा के 90 डिग्री पर क्या करते हैं? कंपन करते हैं। जबकि वेव में क्या होता है, जो साउंड वेव में क्या होता है, इसके अंदर तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के जो कण होते हैं उनके कंपन की दिशा एक ही होती है। क्या होती है? एक ही होती है। सबसे मेन डिफरेंस तो ये होता है, साउंड वेव क्या होती है, इसको गमन करने के लिए, संचरण के लिए, प्रोपागेशन के लिए क्या होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर मीडियम होती है। मतलब वैक्यूम में ये साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिन्हें हम ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, इनको क्या होता है? गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। रिक्वायर मीडियम। ये कभी भी जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। ये तो हम पढ़ रहे हैं कि साउंड वेव होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। ये मूव किस तरह से करती है, इसको भी हम देख लेते हैं। मैं आपको एक डायग्राम की सहायता से ये बताता हूँ कि ये किस तरह से मूव कर सकती है। मान लो कि ये एक जो कंप्रेशन है, जो हमने साउंड वेव के लिए पार्टिकल्स पे कंप्रेशन दिया, तो कंप्रेशन इस तरह से, या ये नॉर्मल पोजीशन थी, इससे कंप्रेशन दिया। कंप्रेशन से क्या होगा? जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स सामने मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे। यानी एनर्जी का जो मूवमेंट होगा पार्टिकल्स के मूवमेंट के द्वारा होगा, और ये आगे इस तरह से ये जो मीडियम है, तो मीडियम में ये कंप्रेशन उत्पन्न हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन या संपीड़न भी बोल देते हैं। इसको हम बोल देते हैं कंप्रेशन या संपीड़न बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम पे जब ये वेव इस तरह से हो रही है तो वापस ये जो मीडियम के जो कण है वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। इस कंडीशन के अंदर ये क्या होगा? यहाँ पे जो अपनी जो नॉर्मल पोजीशन में आ गई, तो ये तो इसी तरह से रह जाएगा, लेकिन ये जो कंप्रेशन है या संपीड़न है, ये आगे बढ़ जाएगा। ये क्या बढ़ जाएगा? आगे बढ़ जाएगा इस तरह से। अब वापस माध्यम के कणों का कंपन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये एक और यहाँ पे कंप्रेशन या संपीड़न उत्पन्न हो गया। एक कंप्रेशन या संपीड़न उत्पन्न हो गया, और यहाँ पे ये विरलन, जिसको हम क्या होते हैं? रेडिफेक्शन बोलते हैं, ये हो गया। और जो ये वाला आगे बढ़ा था, ये थोड़ा सा और आगे हो गया ये, तो यहाँ पे ये क्या हो गई? ये दो कंटिन्यूअस कंप्रेशन हो गए। इसके आगे विरलन या रेडिफेक्शन, ये दो कंटिन्यूअस क्या हो गई? रेडिफेक्शन हो गया। तो दो लगातार कंप्रेशन या संपीड़न या विरलन या रेडिफेक्शन के बीच की स्पेस है, वो क्या कहलाता है? इसके अंदर लेमडा या वेवलेंथ, इसे हम तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। दो लगातार विरलन या दो लगातार संपीड़न के मध्य का स्पेस क्या कहलाता है? यहाँ पे आपका तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। एक और चीज,
साउंड वेव के बारे में एक बात और बताता हूँ। साउंड वेव जनरेट हो गई, ये आगे की ओर बढ़ गया, ये कंप्रेशन विलन बढ़ गया, यानी साउंड वेव इधर गमन कर रही है, मूव कर रही है। तो जब तक ये रिफ्लेक्ट ना हो जाए, ये साउंड हो गया, जब तक ये क्या हो, मान लो आगे कोई सरफेस है, इस पे इससे क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट ना हो जाए या रिफ्लेक्शन हो जाए, इसका परावर्तन हो जाए, और या यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, यानी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये चीजें ना हो तब तक ये क्या होगी, अपनी मूवमेंट आगे बढ़ती रहेगी। बीच में अगर इनमें से कोई घटना हो तो वो क्या होती है, या तो मुड़ जाती है या अपने माध्यम से भटक जाती है। अब इसका जैसे जो वेव है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या वहां पे एब्जॉर्ब होना, ये तो होता रहता है। कब तक, जब तक बीच में ये इफेक्ट उत्पन्न ना हो। ओके, हमने साउंड के बारे में बेसिक नॉलेज ले लिया। अब हमारे चलते हैं आगे, अल्ट्रासाउंड क्या होता है। देखिए जो अगर हम देखें मानव की जो ऑडिबल रेंज है, साउंड की ऑडिबल रेंज है ऑफ साउंड, ये कितनी होती है, ये 15 हर्ज से लेके 20 किलो हर्ज तक ये क्या होती है, ये क्या होती है, ऑडिबल रेंज होती है। मतलब ये रेंज हम सुन सकते हैं 15 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक, 20,000 हर्ज या 20 किलो हर्ज तक हम ये सुन सकते हैं। इसको ये कहलाती है ऑडिबल रेंज कहलाती है। एक और चीज, तो अल्ट्रासाउंड क्या होती है, अल्ट्रासाउंड 20 किलो हर्ज से ज्यादा जो साउंड जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, 20 किलो हर्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड है, वो क्या कहलाती है, अल्ट्रासाउंड कहलाती है। वो क्या कहलाती है, अल्ट्रासाउंड कहलाती है। कितने से, 20 किलो हर्ज या 20,000 हर्ज से ज्यादा की अल्ट्रासाउंड कहलाती है, ये होती है। एक चीज जो मेन कोई इंसान है, उसकी जो एवरेज वॉइस फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है, एवरेज वॉइस फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस कितनी होती है, 200 हर्ज होती है। मानव की जो आवाज होती है उसकी जो एवरेज फ्रीक्वेंसी हम देखें, औसत फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया आपको ऑडिबल रेंज तो 15 हर्ज से 20 किलो हर्ज है, लेकिन मानव की आवाज है वो ये कोई भी मानव इस रेंज में सुन सकता है। लेकिन हम बोलते हैं तो उसकी रेंज कितनी होती है, उसकी एवरेज एनर्जी कितनी, एवरेज फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 200 हर्ज होती है। कितनी होती है, 200 हर्ज होती है। तो सोनिक बीम क्या होती है, 1 मेगा हर्ज से लेके 20 मेगा हर्ज के बीच में अगर आप देखो, ये क्या कहलाती है, सोनिक बीम कहलाती है। ये क्या कहलाती है, सोनिक बीम कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी या साउंड की जो गति होती है, जो ध्वनि की गति होती है, वो क्या होती है। देखो मेडिकल अल्ट्रासाउंड रेंज में जो फ्रीक्वेंसी काम में लेते हैं, जो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था, 20 किलो हर्ज से ज्यादा की एनर्जी फ्रीक्वेंसी की जो साउंड बीम होती है वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है। तो मेडिकल अल्ट्रासाउंड रेंज में जो बॉडी टिश्यू के लिए ध्वनि जो संचरण की गति होती है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती। मतलब मान लो ये कोई बॉडी टिश्यू है, इस बॉडी टिश्यू के अंदर अगर आप इसके अंदर आप 1 मेगा हर्ज या 2 मेगा हर्ज या 5 मेगा हर्ज की बीम, जो अल्ट्रासाउंड बीम अगर इसके अंदर से हम गुजारेंगे तो तीनों की गति लगभग, इनकी वेलोसिटी होगी लगभग बराबर होगी। यानी फ्रीक्वेंसी है वो जो टिश्यू के ऊपर या इस पर बॉडी टिश्यू पर निर्भर नहीं करती है। जिस माध्यम से गति करती है उसके फिजिकल मेकअप पर निर्भर करती है। जिस माध्यम से गति करती है उसका फिजिकल मेकअप कितना है उस पर निर्भर करती है। एक चीज, ट्रांसमिटिंग मीडियम है, कोई भी ट्रांसमिटिंग मीडियम, मतलब जैसे ये सॉफ्ट टिश्यू है, ये क्या हो गया, ये ट्रांसमिटिंग मीडियम हो गया। मतलब ट्रांसमिटिंग मीडियम क्या होता है, वो मीडियम जिससे साउंड वेव होके गुजरती है। मान लो हमने एक बैग ले लिया, इसके अंदर हमने एयर भर ली और इससे साउंड बीम जा रही है, तो अब ट्रांसमिटिंग मीडियम क्या हो गया, एयर हो गया। अगर इसमें हमने वाटर भर दिया तो ये ट्रांसमिटिंग मीडियम क्या हो गया, वाटर हो गया। ऐसे ही अगर ह्यूमन बॉडी से होकर गुजरती है या कोई किसी टिश्यू से होकर गुजरती है तो ट्रांसमिटिंग मीडियम क्या होगा, वो टिश्यू ट्रांसमिटिंग मीडियम की तरह से बिहेव करता है। तो ट्रांसमिटिंग मीडियम की कुछ विशेषताएं होती है, क्या होती है, एक तो होती है इट्स कंप्रेसिबिलिटी। इट्स कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी, देखिए मैं बताता हूं आपको। मान लो हमने ये इस तरह का कोई हमने 2 कंटेनर ले लिए, ये एक समान ले लिए और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एयर भर दी और ये पिस्टन लगा दिया इस तरह से। ये क्या लगा दिया हमने, पिस्टन लगा दिया और ये एयर भर दी। और इसमें क्या कर दिया हमने, इसमें हमने पानी भर दिया और ये इस तरह से पिस्टन लगा दिया। अब आपको इसको दबाने के लिए कहा जाए तो किसको ज्यादा दबाया जा सकता है, ये तो एयर और ये है वाटर।
तो ये तो साफ जैसे दिखाई दे रहा है, हम एयर को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। पानी को हम एक निश्चित हद तक ही कंप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। इसमें क्या बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इसको हम बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। तो ट्रांसमिटिंग मीडियम की मुख्य विशेषता में सबसे पहले इट्स कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसको कितना दबाया जा सकता है, कितना दबाया जा सकता है। अलग अलग दबाने की मतलब मीडियम जो कंप्रेस होने की क्षमता के आधार पर उसमें जो साउंड वेव या अल्ट्रासाउंड वेव होती है उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। और दूसरा इट्स डेंसिटी, अलग अलग डेंसिटी के जो मटेरियल है उनके अंदर भी साउंड बीम जो होती है उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। कितनी होती है वो अभी देखते हैं, हम आगे चैप्टर पर से आगे बढ़ेंगे देखते हैं। तो अलग अलग मटेरियल में स्पीड की वेलोसिटी भी क्या होती है, अलग होती है। देखो बॉडी टिश्यू के अंदर बोन के अलावा सभी टिश्यूज को लिक्विड स्टेट में माना जाता है। क्या माना जाता है, लिक्विड स्टेट में माना जाता है। मतलब जो बोन के अलावा सभी टिश्यू जो बॉडी टिश्यू होते हैं वो लिक्विड की तरह से बिहेव करते हैं। अतः सभी लगभग एक ही वेलोसिटी से साउंड वेव को उसके अंदर से ट्रांसमिट करते हैं। मतलब जैसे अगर हम देखूं, मैं आपको यहाँ पे लिखूं मीडियम या मटेरियल और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ये साउंड वेलोसिटी मैं किस में ले रहा हूँ, मीटर प्रति सेकंड में ले रहा हूँ। तो सबसे पहले एयर के बारे में देख लेते हैं। एयर में ध्वनि की गति कितनी होती है, आपको पता है, सबको पता है कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकंड। क्या होती है, 331 मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा अगर फेट में देखें, फेट टिश्यू कोई है, इसके अंदर अगर हम देखें तो ध्वनि गति कितनी होगी, 1450 मीटर प्रति सेकंड होगी। कितनी होगी, 1450 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगर हम वाटर और ह्यूमन सॉफ्ट टिश्यू में देखें तो वाटर वो भी कितना रहे, 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ले तो इसके अंदर जो ध्वनि गति होगी 1540 मीटर पर सेकंड होगी। अगर ह्यूमन सॉफ्ट टिश्यू इसके अंदर हम ध्वनि की गति देखेंगे तो कितनी होगी, ये इतनी होती है 1540 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बताया था कि बॉडी टिश्यू है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, लिक्विड की तरह से बिहेव करते हैं। तो लिक्विड पानी लिक्विड है, इसमें 1540 है। तो ह्यूमन सॉफ्ट टिश्यू की जो एवरेज जो उसमें जो साउंड वेलोसिटी है वो भी कितनी मानी गई है, 1540 मीटर प्रति सेकंड मानी गई है। अगर हम ब्रेन को देखें, ब्रेन टिश्यू है, ब्रेन टिश्यू के अंदर कितनी होती है, 1541 मीटर पर सेकंड। मैं सारे मीटर पर सेकंड में ले रहा हूँ, कोई लिखना छोड़ भूल जाऊँ तो आप समझ जाना मीटर प्रति सेकंड है। अगर आप किडनी में देखो या ब्लड में देखो, किडनी में होती है 1500, जो किडनी टिश्यू है 1561 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके अलावा अलग अलग जैसे मसल्स के अंदर 1585 मीटर पर सेकंड है। आई लेंस के अंदर 1620 मीटर प्रति सेकंड होती है। और स्कल बोन, जो स्कल की बोन है, इस बोन के अंदर मैंने कहा था बोन के अलावा सभी क्या करते हैं, लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। बोन एक ठोस की तरह से बिहेव करता है। तो इसमें क्या होता है, 4090 मीटर पर सेकंड। क्या होता है, 4090 मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा जो ब्रास है, ब्रास मेटल होती है, जो ब्रास जो कांसा बोलते हैं जिसको, इसमें 4090 मीटर प्रति सेकंड होती है। ब्रास में कितनी होती है, 4090 मीटर प्रति 4490 होती है, सॉरी 4490, और ये 4080 होती है स्कल बोन के अंदर। इसके अलावा अगर हम एल्यूमिनियम और मरकरी में देखें, एल्यूमिनियम के अंदर होती है ये 6400 मीटर प्रति सेकंड, 6400 मीटर प्रति सेकंड। एक और चीज़ है मरकरी या पारा, मरकरी या पारा के अंदर ये 1450 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 1450 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये अलग अलग टिश्यू के अंदर क्या होती है कि जो साउंड वेव है, इस साउंड वेव की वेलोसिटी कितनी होगी ये। चलो हम कंप्रेसिबिलिटी के बारे में और देख लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी देखो, कोई मटेरियल कितना ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है उसे हम उसकी कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। और जो जितना ज़्यादा कंप्रेसिबल मटेरियल है उसमें उतनी ही कम साउंड की स्पीड होती है। मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ऑफ साउंड वेलोसिटी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो जितना ज़्यादा कंप्रेसिबल मटेरियल होगा उसमें साउंड की स्पीड उतनी कम होगी। कंडक्टिव मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कम उस मटेरियल में साउंड की वेलोसिटी होगी। लेस कंप्रेसिबल मटेरियल होता है, कम कंप्रेसिबल अगर मटेरियल होगा तो उसके अंदर साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। साउंड वेव एयर में धीमे गुजरती है क्योंकि एयर बहुत ही कंप्रेसिबल होता है। अभी मैंने आपको बताया था एयर में सबसे कम 331 मीटर प्रति सेकंड बताया था,
और लिक्विड के अंदर मैंने आपको 1540 मीटर पर सेकंड बताया। क्यों? एयर की बजाय लिक्विड कम कंप्रेसिबल है तो लिक्विड ज़्यादा होगी, और सॉलिड को तो हम कंप्रेस बहुत ही कम कर सकते हैं, इसीलिए बोन में और आपने जो मेटल्स देखी थी जैसे ब्रास वगैरह उनके अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर ये 6000 से लेकर 4000 मीटर पर सेकंड था। लेकिन मरकरी एक लिक्विड मेटल होती है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है, इसलिए उसमें जो एक लिक्विड मटेरियल होने के कारण क्या होती है उसकी ध्वनि गति कम 1450 मीटर प्रति सेकंड ही होती है। ओके, चलो इसके बाद जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था वो था डेंसिटी। वो क्या था? डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में और देख लीजिए। देखो, डेंस मटेरियल मैसिव मॉलिक्यूल के बने होते हैं, मतलब कोई मटेरियल ज्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो क्या होगा? बड़े मॉलिक्यूल से बना होगा। डेंस मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल से, कम डेंस है वो क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है। तो डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूल साइज के आधार पर देखें तो डेंस मटेरियल ज्यादा मैसिव या बड़े मॉलिक्यूल से बना होता है। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ध्वनि की गति गमन कैसे करती है। हमने एक यहाँ पे अगर एक इसको स्ट्रक करते हैं या एक जो इन्फ्लुएंस देते हैं इसको वेव उत्पन्न करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है? जो माध्यम के कण है वो खुद मूव करते हैं। वो क्या करते हैं? खुद क्या करते हैं? और तरंग संचरण की दिशा के अंदर मूव करते हैं, इसके अंदर मूवमेंट होता है। तो ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल होंगे तो उसके लिए क्या होगा? इनको मूव कराना भी ज्यादा आसान नहीं होगा, इनर्शिया की प्रॉब्लम होगी। यानी एक बार मूव करेंगे तो रोकना मुश्किल है, और रोक गए तो इनको मूव कराना मुश्किल है। जबकि साउंड वेव उत्पन्न होने के लिए इनमें जो माध्यम के कण है या जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, इनमें एक रिदमिक मोशन की आवश्यकता होती है। इनमें क्या होती है? एक रिदमिक मोशन जिसमें स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग की मूवमेंट होती है, उसकी आवश्यकता होती है। अतः बड़े मॉलिक्यूल से बने जो मटेरियल है उनमें ध्वनि की गति क्या होती है कि हम ज्यादा उम्मीद उनमें नहीं कर सकते जितनी कि हम छोटे मॉलिक्यूल से बने कर सकते हैं। छोटे मॉलिक्यूल होंगे तो आगे क्या होंगे? जो वेव एनर्जी है उससे ये एक रिदमिक मूवमेंट इनके अंदर उत्पन्न होगी, जिससे साउंड वेव इनके अंदर से अच्छे से इनके अंदर से उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसी चीज को हम देख सकते हैं एक चीज से, जैसे मैंने आपको बताया था वाटर, इसकी मैंने वेलोसिटी बताई थी आपको 1450 मीटर पर सेकंड। इसकी कितनी बताई थी? 1450 मीटर पर सेकंड। जबकि मरकरी की भी 1450 मीटर पर सेकंड होती है। इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, अगर हम डेंसिटी के रूप में देखें, डेंसिटी को अगर हम इनकी कंपैरिजन करें तो वाटर एंड मरकरी, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? देखो, डेंसिटी मरकरी की ज्यादा होती है। और कितनी ज्यादा होती है? मरकरी की डेंसिटी 13.9 गुना ज्यादा होती है। किससे? वाटर से। तो हम वाटर को क्या करते हैं? 13.9 से गुणा कर देते हैं। यानी ज्यादा डेंसिटी किसकी है? मरकरी की। कितने गुना ज्यादा? 13.9 गुना ज्यादा डेंसिटी है। तो मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा डेंस मटेरियल होगा उसके अंदर अगर हम स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड देखें, वेलोसिटी ऑफ साउंड देखें तो डेंसिटी के आधार पे साउंड की इसके अंदर वेलोसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? अगर हम वाटर और मरकरी के, तो डेंस ज्यादा मरकरी है तो यहाँ पर जो साउंड की वेलोसिटी वाटर में ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसी तरह से अगर हम इन दोनों मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी भी अगर हम इनकी देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी किस तरह का कंप्रेसिबल है, क्या है, तो ये अगर मरकरी Hg और वाटर अगर हम इनको कंपैरिजन करें तो यहाँ पर वाटर ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। कितना कंप्रेसिबल होता है? वाटर ज्यादा कंप्रेसिबल कितना? 13.4 गुना ज्यादा कंप्रेसिबल है मरकरी से। मरकरी कम कंप्रेसिबल है, वाटर ज्यादा कंप्रेसिबल है। इस कारण से अगर हम स्पीड देखें, अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड देखें, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे मरकरी है, तो मैंने बताया जो जितना ज्यादा कंप्रेसिबल होगा उसके अंदर उतनी ही कम साउंड की वेलोसिटी होगी। इस आधार पर वेलोसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? किसमें ज्यादा होनी चाहिए? साउंड की। मरकरी के अंदर वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन दोनों में साउंड की वेलोसिटी लगभग एक समान होती है, 1450 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये वाटर में 1540 होती है और इसके अंदर 1450 मीटर प्रति सेकंड होती है। मरकरी के मॉलिक्यूल के बड़े साइज के कारण इसमें साउंड ट्रांसमिट करने की एबिलिटी को इसके लेस कंप्रेसिबल होने के कारण ये दोनों चीजें एक दूसरे से कंपेंसेट हो जाती है, जिससे क्या होता है ये एक दूसरे से बैलेंस हो जाती है। इसलिए क्या होता है जो साउंड की इसमें साउंड की जो वेलोसिटी है वो वाटर की वेलोसिटी के लगभग इक्वली होता है, जबकि ये ज़्यादा डेंस है लेकिन लेस कंप्रेसिबल होने के कारण ये अपनी इसको साउंड वेव को अपने अंदर इसकी स्पीड को मेंटेन रख पाता है। और यही रूल सभी लिक्विड्स पर लागू होता है। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मीडियम। हम देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा मीडियम डेंस होगा
उस वो उतना ही कम क्या होगा, कंप्रेसिबल होगा, ये भी सही है। तो सभी लिक्विड वेलोसिटी की एक नैरो रेंज में साउंड ट्रांसमिट करते हैं। सभी जो मीडियम है वो क्या कहते हैं, लिक्विड होते हैं, वो एक नैरो रेंज में, मतलब अब आप अलग अलग लिक्विड्स हैं उनके अंदर साउंड वेव की जो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड की अगर आप तुलना करोगे तो उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, एक थोड़ी छोटी सी रेंज ही होती है। और इवन हमने तो बॉडी टिश्यू को भी लिक्विड की तरह से देखा था कि बिहेव कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं था साउंड वेव का। तो इसको हम एक चीज़ से देख सकते हैं, v इजिकल टू एन लेमडा। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लेमडा क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। तो अलग अलग मीडियम के अंदर, जो लिक्विड मीडियम मैंने आपको बताया था बॉडी टिश्यू में सभी लगभग क्या होती है, कि नैरो रेंज में होती है, लगभग इक्वल ही, चैप्टर स्टार्ट करते बताया था, इक्वल ही अल्ट्रासाउंड बीम की वेलोसिटी होती है। तो अल्ट्रासाउंड रेंज में क्या होता है, ध्वनि की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाते या घटाते हैं तो उसी अनुपात में इसकी वेवलेंथ कम या ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमने क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टिश्यू के अंदर, मतलब टिश्यू के अंदर अगर आप देखोगे तो सभी में लगभग एक समान ही वेलोसिटी ऑफ साउंड पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, कि ये कांस्टेंट है, तो आप फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर रहे हो तो वेवलेंथ ज़्यादा कम अपने आप हो जाती है।